राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, अध्याय 14, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। एक देश में सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक देश में सकल घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन श्री पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में किया गया। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में भंडारण, परिवहन, बैंकिंग आदि आते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था के संस्थागत ढांचे, तकनीक व सामाजिक दृष्टिकोण में आए अनुकूल परिवर्तन से हैं। श्री एम. विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जानी चाहिए? राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्व की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में राष्ट्रीय आय की गणना की गई। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। भारत में तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व। भारत में पिछले वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई है, क्योंकि ये गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहयोग देती है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र के योगदान में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देश में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि अर्थात एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लाया जाता है तथा उनसे उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि में कपास का उत्पादन करना, डेयरी, खनन आदि। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात उस क्षेत्र में वस्तुएं निर्मित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, जैसे कपास द्वारा सूत निर्माण एवं उससे कपड़े का निर्माण, गन्ने के द्वारा चीनी का निर्माण। तृतीयक क्षेत्र में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक होती है। ये गतिविधियां वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है।
नीति आयोग भारत में योजनाओं के निर्माण एवं सफलता के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को एक संकल्प द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग या बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की। पूर्ववर्ती योजना आयोग को सभी परिसंपत्तियां व देनदारियां आदि सरकार ने नीति आयोग को प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के साथ साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रहित में कार्य करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। वह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र हैं, टीम इंडिया हब तथा ज्ञान और नवाचार हब। टीम इंडिया हब राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। ज्ञान और नवाचार हब नीति आयोग की थिंक टैंक क्षमताओं को मजबूत बनाता है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में भी नीति आयोग ही सरकार को सलाह देगा। राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है। भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च मानी गई है। घरेलू साधन आय का तात्पर्य देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पन्न होने वाली साधन आय है। राष्ट्रीय आय की 2 अवधारणाएं सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1955 से देश की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। समय के साथ राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। महबूब उल हक ने के नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया। मानव विकास सूचकांक में ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। नियोजन के 2 घटक इसमें सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं। उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत सरकार ने मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। भारत में आर्थिक नियोजन के 2 उद्देश्य आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। समावेशी विकास। समावेशी विकास का तात्पर्य कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। इसमें लिंग, भाषा, क्षेत्र, गरीबी, शारीरिक असमर्थता आदि के आधार पर किसी भी वर्ग को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। समावेशी विकास की अवधारणा में समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व है। मानव विकास सूचकांक द्वारा देश के विकास के स्तर का संकेत मिलता है। इसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। मानव विकास सूचकांक यह बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हैं तथा ये विभिन्न देशों के आर्थिक एवं मानवीय विकास के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है।